आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू कुमार। 20 जून का मॉर्निंग पॉडकास्ट आज का दिन लेकर हाजिर हूं। तो बिना वक्त गवाए एक नजर आज की 3 बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही राज्य में हिंसा शुरू हो गई थी। इसके बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगा है कि आखिर यहाँ चुनावों के दौरान हिंसा क्यों भड़क उठती है। क्या हिंसा के बिना बंगाल में चुनाव संभव ही नहीं है? आज के दिन में सबसे पहले इसी की बात करेंगे। बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी होगी। उनका कहना है कि 2024 में एनडीए को पीडीए ही हराएगा। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। चुनाव जीतने के लिए उन्हें इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, टोलेंगे। और आखिर में है एक डेटा स्टोरी जो ये बताती है कि किस सेक्टर के लोग अपनी नौकरी के प्रति ज्यादा वफादार होते हैं और किस सेक्टर के लोग कम। तो इन सब पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस। अगली आवाज है सूरज कुमार की। शुक्रिया खुशबू। अमेरिका के पहले राजकीय दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी कई रक्षा सौदे पर लग सकती है मुहर। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू। गृह मंत्री अमित शाह ने की मंगला आरती। बालासोर सिग्नल जेई का घर सील। सीबीआई की पूछताछ के बाद लापता। झारखंड के चाईबासा जंगल के पास 5 आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। शिवसेना बगावत मामले पर एनसीपी आज मनाएगी गद्दार दिवस। पार्टी ने किया ऐलान। इंडिगो ने दिया 500 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर। दुनिया में ये अब तक की सबसे बड़ी खरीद। और बिपरजॉय के बाद मॉनसून फिर एक्टिव। 16 राज्यों में अगले 15 दिन बारिश की संभावना। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए अगले महीने जुलाई की 8 तारीख को वोटिंग होगी। नतीजे 11 जुलाई को आएंगे। लगभग अभी आधा महीना बाकी है। हालात ऐसे हैं कि तब तक ये अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि बंगाल क्या कुछ देख चुका होगा। चुनाव के ऐलान के साथ ही राज्य में हिंसा की शुरुआत होने लगी थी। उम्मीदवारों की हत्याएं होने लगी। इन घटनाओं को देखते हुए 15 जून को हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए राज्य के हर जिले में 48 घंटे के भीतर केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी होनी है। ये सब दुखद तो है, लेकिन नया नहीं है। बंगाल में चुनावी हिंसा यहाँ के इतिहास और संस्कृति का हिस्सा रही है। जब ममता बनर्जी ने 35 साल बाद लेफ्ट को सत्ता से बाहर धकेला था साल 2011 में, तब 34 लोगों की जान गई थी। उसके पहले 2008 में 36 और साल 2003 में 70 की जान चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा में गई थी। साल बदले, चुनाव होने के तरीके बदले, चुनावों के मुद्दे बदले, बस नहीं बदली तो ये सच्चाई। ऐसा क्यों है? बंगाल हर छोटे बड़े चुनाव में हिंसा की आग में क्यों जल उठता है? इसे समझने के लिए हमने बात की टीवी टुडे में कंसल्टिंग एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार जयंतु घोषाल से। देखिए, आप जो बोल रहे हैं मैं आपके साथ सहमत हूँ। पश्चिम बंगाल में ये दुर्भाग्यजनक है कि जो हिंसा की जो राजनीति है वो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। जाति के आधार पर हिंसा या धर्म के आधार पर सांप्रदायिक हिंसा ये पश्चिम बंगाल में तुलना मतलब अगर करे तो कम है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले होता था। और पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा है वो कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस से भी शुरू हुआ था और पश्चिम बंगाल में पंचायत राज जो है वो सीपीएम के समय हुआ था। और उस समय सीपीएम बहुत मिसयूज किया है ये जो 3 टायर सिस्टम है। और उसमें जो एकदम जिसको हम लुम्पेन बोलते हैं, मतलब वो पार्टी के लिए एकदम माफिया राज हो गया था। और चुनाव उस समय कंडक्ट करते थे यही लोग और कंट्रोल करते थे। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी की जो सरकार आई है, अभी 10 साल हो गया है, अभी इस समय दिखाई दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो रूलिंग पार्टी है, उन रूलिंग पार्टी में भी सीपीएम के जो गुण मतलब सीपीएम में था और वो रूलिंग पार्टी के साथ रहते हैं और वो गुंडागर्दी करते हैं और उसका कोई पार्टी कैरेक्टर नहीं है, वो रूलिंग पार्टी के साथ रहते हैं। और चुनाव में जैसे बम मिला है, जैसे खून खराबी हो रहा है, ये पश्चिम बंगाल में राजनीति में ये जो मैं तो कहता हूँ कि एकदम डीएनए है पश्चिम बंगाल में राजनीति के। और सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा मुझे याद है, आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उस समय डीजी कॉन्फ्रेंस हुआ था और रिपोर्ट आया था, विज्ञान भवन में मीटिंग हुई थी और उसमें बोला था पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पोजीशन है राजनीतिक हिंसा में।
उसके बाद सुशील शिंदे भी जब होम मिनिस्टर बने थे, उस समय भी कांग्रेस जमाने में भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा। दुखद घटना यह है कि आज भी वो परिवर्तन नहीं हुआ है। और ममता बनर्जी कह रहे हैं कि कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन है। ये तो सही बात दिखाई दे रहा है, कम है या ज्यादा है। प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि इतना हो रहा है कि अभी इस समय प्रेसिडेंट के पास जाने के लिए सोच रहे हैं और प्रेसिडेंट के इंटरवेंशन चाहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये जो तू मैं है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी रीजन ये भी है, सोशियो इकोनॉमिक। अगर आपके पास नौकरी है, व्हाइट कलर जॉब है, इंडस्ट्री है, डेवलपमेंट है, तो उस समय ये राजनीतिक हिंसा का फैक्ट्री चलता नहीं है। पश्चिम बंगाल में ये वर्क कल्चर बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। और ये पश्चिम बंगाल के लिए अच्छा नहीं है। इसमें जरूर कल्चरल चेंज, मतलब संस्कृति जो है हिंसा का, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। जयंतो जी, जैसे कि आपने कहा कि इस हिंसा के पीछे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, पर हम दूसरे राज्यों को देखते हैं तो यहाँ भी हिंसा होती है, पर बंगाल अलग है, जैसे ये चुनावी प्रक्रिया का कोई ज़रूरी हिस्सा हो। तो बंगाल के चुनावी सिस्टम में क्या समस्याएं आप देखते हैं? पश्चिम बंगाल में एक चीज याद रखना पड़ेगा कि बिहार में लालू जी जब चीफ मिनिस्टर थे, मुझे याद आए टीएन सेशन इलेक्शन कमिश्नर, उस समय कितना बूथ कैप्चरिंग और राजनीतिक हिंसा हुई है। तो अगर बिहार उस जो एकदम एक्यूट नेगेटिव सिचुएशन, वो सिचुएशन को परिवर्तन कर सकते हैं, बंगाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें याद रखना पड़ेगा कि पंचायत चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में नहीं होता है, मतलब सेंटर जो मतलब नहीं देख सकते हैं। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन, मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट तय करते हैं, उनके कमिश्नर। और बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वो कंडक्ट करते हैं। एक, लेकिन जैसे आप बोले हैं, मैं उसके साथ सहमत हूँ, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। लेकिन शॉर्ट टर्म जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। और पुलिस जो है, अगर पैरामिलिट्री फोर्स आएगा तो अलग बात है। लेकिन अभी इस समय जो भी होगा, मतलब उसमें ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस कह रहे हैं कि हम दोषी नहीं है, ये प्रतिपक्ष कर रहे हैं। क्योंकि बेनिफिशियरी, इसका फायदा किसका मिल रहा है? राजनीतिक हिंसा मुद्दा तो भाजपा बना रहे हैं। तो हम रूलिंग पार्टी है, हम क्यों करें? हमारे खिलाफ जाएगा, रूलिंग पार्टी के खिलाफ। तो ये तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाजपा का कहना है कि कंट्रोल में नहीं है अभी पार्टी, मतलब इतने दिन से ऐसे करते करते अभी नियंत्रण नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी जो है, मैं तो प्राइमरीली स्टेट गवर्नमेंट का, पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल सब्जेक्ट में नहीं है। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सिस्टम फेल्योर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जयंतो घोषाल। 2011 के चुनाव में ममता बनर्जी सत्ता में आई। उन्होंने नारा दिया परिवर्तन का, यानी बदलाव का। लेकिन राजनीतिक हिंसा की संस्कृति में कोई परिवर्तन नहीं आया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2010 से 2019 के बीच सबसे ज़्यादा राजनीतिक हत्याएं बंगाल में हुई, कुल 161। इसके बाद बिहार 156 हत्याओं के साथ दूसरे नंबर पर था। और अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसको लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक नारा दिया है, 80 हराओ बीजेपी हटाओ। उस 80 में से फिलहाल 71 सीटें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के पास है। एनडीए के गठबंधन को हराने के लिए अखिलेश यादव अब पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए को उन्होंने अपने तरीके से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कहकर परिभाषित किया है। 23 जून को बिहार के पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक होनी है। अखिलेश का नारा उसके पहले आया है और उनका दावा है कि पीडीए का समीकरण ही एनडीए को हरा सकता है। जानकार बताते हैं कि अखिलेश यादव को पता चल गया है कि सपा के पुराने एम-वाई समीकरण के भरोसे वो 2024 की लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्हें अन्य समुदाय के लोगों को भी पार्टी से जोड़ना होगा। फिर असल सवाल ये आता है कि आखिर सपा एम-वाई से पीडीए पर शिफ्ट कैसे करेगी। इसे मैंने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर विकेश तिवारी से। देखिए, एम-वाई समीकरण जो है एक तरह से सपा की पहचान से जुड़ा हुआ समीकरण है। सपा की पहचान ही मुस्लिम और यादवों की पार्टी के रूप में रही है। अब यहाँ पे अखिलेश यादव जो है वो अब रामपुर और आजमगढ़ जैसी सीटें हारने के बाद शायद ये समझ गए हैं कि भाजपा का मुकाबला करना है तो केवल एम-वाई समीकरण के बूते ऐसा पॉसिबल नहीं है।
अखिलेश यादव इसी वजह से पीडीए की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा भी कभी एक को भी कभी बनियों और ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन आज भाजपा उस दायरे से बाहर निकलकर एक बड़े लेवल पे तमाम जातियों में, तमाम वर्गों में अपनी पैठ बनाने में सफल रही है। अखिलेश यादव भी अपनी इस इमेज से बाहर निकालने को पार्टी की छटपटाहट उनकी दिख रही है। एक तरह से वो भी बेचैन नजर आ रहे हैं कि ये पार्टी की पहचान से जुड़ा ये एमवाई समीकरण वाला टैग कैसे हटाया जाए। तमाम उनके हाल के स्टेप्स आप देखिए, रामचरितमानस विवाद के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया था अखिलेश से मीटिंग के बाद, ये सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, व्यापक आंदोलन खड़ा करने की बात हो रही है सामाजिक न्याय को लेकर, जातिगत जनगणना की बात हो, या फिर आपका ये दलितों को जोड़ने के लिए जो मान्यवर कांशीराम के नाम पे एक अभियान चला रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो अखिलेश की इसी रणनीति का हिस्सा है। वो कितना सफल होंगी, कितना असफल होंगी, ये तो चुनाव और आने वाला वक्त ही बताएगा। विकेश जी, अखिलेश जब पीडीए की बात कर रहे हैं तो उनका निशाना किसके वोट बैंक की ओर है, किसकी टेरिटरी में सेंध मारने की कोशिश करेंगे वो? देखिए, डैमेज तो दोनों तरफ होगा। थोड़ी बसपा भी डैमेज करने की कोशिश है अखिलेश की, और ज्यादा प्रभावित तो इससे भाजपा ही होगी निश्चित रूप से, क्योंकि भाजपा भी जो है वो लगभग हर जाति में, हर वर्ग में अपनी पैठ बना चुकी है। आप पिछड़ा वर्ग देखेंगे तो पिछड़ा यूपी में अनुमानों के मुताबिक 41% के करीब पॉपुलेशन है। उसमें आप नॉन यादव ओबीसी को हटा दें तो सेंट्रल की जो बीजेपी फेस है, सेंट्रल वाले मोदी जी का चेहरा हो, गृह मंत्री जी का चेहरा हो, अमित शाह का, या स्टेट लीडरशिप में भी केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम ओबीसी नेता जो हैं, ओबीसी एक तरह से बीजेपी के साथ लंबंद हो चुका है। तो जो नॉन यादव 31% ओबीसी हैं, उनमें बीजेपी की पैठ मजबूत है। यदि नॉन यादव ओबीसी में अखिलेश सेंध लगाते हैं तो निश्चित रूप से डैमेज होगी बीजेपी। इसी तरह से आप दलित में जाएंगे तो मायावती जी का वोट शेयर जो है वो अब जाटों पे बेस्ड होकर रह गया है। नॉन जाटों में मायावती की पकड़ जो है वो लगभग खत्म हो चुकी है, और ये चुनाव नतीजे भी लगभग समय समय पे हमें देखने को मिलते रहे चुनाव नतीजों से भी। तो यदि जाटो वोट में सेंधमारी अखिलेश करते हैं, थोड़ा भी उनका अभियान रंग लाता है, वो सफल रहते हैं उसमें सेंध लगाने में, तो निश्चित रूप से मायावती भी डैमेज होंगी। तो डैमेज खतरा दोनों को है, भाजपा को ज्यादा, मायावती को भी है थोड़ा सा ही सही। जी, और अभी हाल ही में एक सवाल पर अखिलेश ने बसपा के साथ गठबंधन बनाने के संकेत दिए थे, और अब ये पीडीए वाली बात, तो क्या दोनों को एक कड़ी देखने की जरूरत है? देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा दोनों साथ लड़े थे। सपा को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था, सपा 5 सीटों पर ही जीत सकी थी। हाँ, बसपा जरूर 0 से उठ के 10 पे पहुंच गई थी, और फिर भी मायावती जी ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान करते हुए ये कहा था कि सपा का वोट हमारी तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, जबकि हमारा वोट पूरा शिफ्ट हुआ है। गठबंधन की पॉलिटिक्स में कभी भी होल वोट शिफ्ट हो ऐसा नहीं माना जाता। हमेशा 5 से 6% का जिसे मार्जिन ऑफ एरर बोलते हैं, तो वो हमेशा रहता है कि इतने वोटर छिटक सकते हैं, चाहे वो किसी भी खेमे के हो। जरूरी नहीं है कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमें जो वोट देता है वो हमारे साथ वहां पे जाएगा ही जाएगा। अखिलेश यादव का ये बयान जो रहा कि मायावती के साथ भी वो गठबंधन कर सकते हैं, अखिलेश का ये बयान इसी रणनीति का हिस्सा है कि वो अपने सर पे कुछ नहीं लेना चाहते कि भैया हम मायावती के साथ नहीं जाएंगे, उनके साथ जाने में मुझे हिचक है, ऐसा कुछ नहीं लेना चाहते। वो फूक फूक के कदम रख रहे हैं। एक तरफ एग्रेसिव अप्रोच भी है, और दूसरी तरफ जो है वो थोड़ी सी संवेदनशील अपनी इमेज को लेके, या भविष्य की पॉलिटिक्स को लेके, या अपनी स्ट्रेटजी को लेके, वो दोनों चीजें अखिलेश की स्ट्रेटजी में अभी दिख रही हैं फिलहाल का जो सिनेरियो है। यदि वो कह दें कि नहीं हमें मायावती के साथ जाने से परहेज है, तो इससे दलित वोट छिटकने का खतरा वो साथ आएगा या नहीं आएगा ये तो समय पर निर्भर है, लेकिन छिटकने का खतरा जरूर अभी से ही बढ़ जाएगा। एंटी दलित इमेज बनाने की शुरुआत हो जाती, या तमाम चीजें होती, तो अखिलेश यादव भी अब एक तरह से सधे हुए राजनेता की तरह बिहेव करना कहें तो सीख गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकेश तिवारी। अखिलेश यादव पीडीए को लेकर चाहे कुछ भी कह रहे हों, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मायावती इसे तुकबंदी से ज्यादा कुछ नहीं मानती हैं।
तजुर्बेकार पेशेवर कहते हैं कि सही वक्त पर नौकरी बदलते रहने से सैलरी तेज़ी से बढ़ती है और आमतौर पर लोग इस नियम को फॉलो भी करते हैं। लेकिन जॉब सर्चिंग वेबसाइट है इंडीड, उसकी एक रिपोर्ट बताती है कि कुछ चुनिंदा सेक्टर और पोजीशन पर बैठे लोग अपनी नौकरी को लेकर बहुत वफादार होते हैं। मतलब वो अपने सेक्टर से बाहर नौकरी तलाशते नहीं पाए जाते, बहुत जल्दी बदलाव नहीं तलाशते। इसमें सबसे ऊपर टेक सेक्टर का नाम आता है। वो अपने सेक्टर में होने वाली कमाई और नौकरी के साथ मिलने वाली सुविधाओं से खुश रहते हैं। वहीं कॉल सेंटर और एयरपोर्ट एग्जीक्यूटिव सबसे ज़्यादा किसी और सेक्टर में नौकरी ढूंढते हैं। सैलरी और जॉब सिक्योरिटी एक ज़रूरी फैक्टर तो है, लेकिन उसके अलावा वो कौन सी सुविधाएं हैं जिनकी वजह से लोग अपने सेक्टर में बने रहते हैं या उससे बाहर निकलने के मौके तलाशते हैं, ये जानने के लिए हमने बात की businesstoday.in की स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट आकांक्षा चतुर्वेदी से। जी, तो पहला पहला रीजन होता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेटा में ही देखेंगे तो हमें पता चलेगा लोग टेक सेक्टर को कम छोड़ते हैं। इसकी वजह ये है कि टेक सेक्टर में हमेशा प्रोग्रेस के ऑप्शंस होते हैं, प्रोग्रेस की अपॉर्चुनिटी होती है और ग्रोथ जो होता है उसकी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है। तो एक वजह तो ये रही। और दूसरी वजह होती है जब लोगों के पास एक कुछ सेक्टर्स में वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो उनका पैशन होता है उस सेक्टर में काम करना, या उन्हें काफी रुचि होती है उन सेक्टर में काम करने की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेटा देखेंगे तो culinary आर्ट्स के बारे में कहा गया है कि उस सेक्टर में एट्रिशन ज्यादा नहीं है, मीडिया में ज्यादा नहीं है, आर्ट्स के उसमें ज्यादा नहीं है। तो इन सब सेक्टर्स में एट्रिशन कम का कारण यही है, जो लोग यहाँ जा रहे हैं वो अपनी गहरी रुचि के कारण जा रहे हैं, अपने पैशन के कारण जा रहे हैं, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे पे है या दूसरी किसी भी चीज को वो अपने दिमाग में नहीं रख रहे हैं। आकांक्षा, ये रिपोर्ट बताती है कि टेक सेक्टर में काम करने वाले लोग अपने सेक्टर में ही काम करना चाहते हैं और आए दिन ये खबर भी आती है कि हज़ारों की संख्या में एक साथ टेक सेक्टर से नौकरी जाती है। ये कैसे संभव है? माना कि ऐसा है कि आजकल लोग बोल रहे हैं कि टेक सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां जा रही हैं और टेक सेक्टर में सबसे ज्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं, जो कि एक तरह से अगर आप देखेंगे भी तो जो बोला जा रहा है कि इंडिया में लगभग 25 से 30 हजार लोगों का ले ऑफ हुआ है इस साल की शुरुआत से, और काफी इसमें टेक सेक्टर ड्रिवन जॉब्स गए हैं। बट बात दरअसल ये नहीं है कि, बट अगर आप ये डेटा देखेंगे तो उसमें ठीक उलट ये नजर आएगा कि टेक सेक्टर के लोग अपनी नौकरियों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लोगों को ऐसे इंटेंशन, मतलब एक इंट्यूशन ऐसा होगा कि शायद लोगों के अंदर जॉब इनसिक्योरिटी हो इसलिए वो सेक्टर छोड़ना चाहते हैं, बट ऐसा जॉब इनसिक्योरिटी है नहीं। वो जो ले ऑफ्स हो रहे थे वो बस ओवर हायरिंग के कारण हो रहे थे। बट टेक सेक्टर में हमेशा एवेन्यूज रहेंगे ग्रोथ के, प्रोग्रेस के और जॉब्स के। इसी के कारण टेक सेक्टर में हमेशा इंटरेस्ट बना रहेगा एम्प्लॉयज का। जी, और अब इस डेटा के दूसरे पक्ष को समझते हैं कि जिस सेक्टर में लोग अपना भविष्य नहीं देख पाते, उससे बाहर जाने वाले को रोकने के लिए जो एम्प्लॉयर है वो क्या कर सकता है? तो सबसे पहले जो रीजंस हैं कि लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, हमें पहले उन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो पहली वजह ये है कि लोगों को लगता है कि उनकी सैलरी कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो एम्प्लॉयर्स को कोशिश करनी होगी कि वो अपने एम्प्लॉयज को एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव सैलरी दें, एटलीस्ट इतना पैसा दे कि वो ग्रोथ, जैसे इन्फ्लेशन है तो उसके साथ उनके पैसा भी बढ़ता रहे, उसके साथ कॉम्पिटिटिव हो, सेविंग्स कर पाए एम्प्लॉय। तो एक फैक्टर होता है मॉनेटरी वो करके। दूसरा फैक्टर है अगर एम्प्लॉयज को हम एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट दे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दे कंपनी के अंदर ही, तो ये एक काफी अच्छा ये काफी अच्छा रीजन है जिससे एम्प्लॉय का रिटेंशन रेट घटेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप जानते होंगे विप्रो एक बड़ी आईटी सर्विस कंपनी है, एमएनसी है। आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा इटरेशन था पिछले साल, और पिछले बीते कुछ सालों में आप देखेंगे अगर डेटा निकाल के, तो लगभग 2020-21 में एट्रिशन पीक कर रहा था इन कंपनीज में। 35% एट्रिशन था। तो कंपनी ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की एचआर में, जिसमें उनको ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ सैलरी ही नहीं है जिसकी वजह से हम एम्प्लॉयज को अपने साथ जोड़ पाएंगे, हमें उन्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी देनी पड़ेंगी। तो उसके बाद विप्रो ने ये किया कि जब भी कोई उनके यहाँ फ्रेशर या कोई अर्ली करियर में ज्वाइन करता है उन्हें, तो उनको एक गाइडेंस मिलती है, उनको एक मेंटर मिलता है जो उन्हें उनके साथ उनका एक 5 ईयर करियर पाथ डिफाइन करता है कि आपके ये स्किल्स हैं, ये आपके स्ट्रेंथ्स हैं, ये आपके वीकनेसेस है, इसके बेसिस पे आपके लिए एक 5 ईयर का करियर पाथ ये हमने बनाया है।
तो जब जब एम्प्लॉय को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जब एम्प्लॉय को प्रोग्रेस नजर आएगी, तो वो शायद उस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहेगा। तो ये एक और तरीका है जिससे एम्प्लॉय रेट और एम्प्लॉयज का रिटेंशन रेट बढ़ा सके, एट्रिशन रोक सके। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा। तो ये थी हमारी आज की 3 बड़ी खबरें जिस पर हमने एक एनालिसिस किया। अब चलते हैं हम सीधे सूरज कुमार के पास, जो सुबह सुबह उठकर देश दुनिया के कई सारे अखबार वो पढ़ चुके हैं। तो गुड मॉर्निंग सूरज, बताइए सबसे पहले देश के अखबारों का ये हाल। खुशबू, गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तान हिंदी के साथ शुरुआत करते हैं और उसकी एक्सक्लूसिव खबर है कि यूपी, बिहार समेत 4 राज्यों में 176 नदियां सूख गईं। खुशबू, जलवायु परिवर्तन, खनन और अवैध कब्जे से ये स्थिति हुई है। बड़ी नदियों का हाल ये है कि 44% वहां का जलस्तर घट गया। 39% कावेरी के जलस्तर में कमी आई है। 61% कमी आई है कृष्णा के जल भंडारण में और 97% तक पेड़ खत्म हो गए हैं कृष्णा के किनारे। इसके ठीक अगले ही पन्ने पर दिल्ली वाला जो कॉलम है उसमें यह है कि राजधानी में 5 दिन मौसम की मेहरबानी से राहत के आसार। तो एक जगह जहां नदियां सूख रही हैं कई राज्यों में, तो दिल्ली में मौसम आपको थोड़ी आफियत देती नजर आ रही है, क्योंकि बारिश आज भी सुबह हुई है, कल भी हुई थी। और इस कारण क्या है कि जो गर्मी है वो कम हुई है और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है, जिसकी तारीख 25 जून तक बताई जा रही है। मौसम के हाल के बाद अब राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। गीता प्रेस को शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा और इस पर कांग्रेस और बीजेपी भिड़ गई है। कल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह कह दिया कि अगर आप गीता प्रेस को शांति पुरस्कार दे रहे हैं, गांधी शांति पुरस्कार दे रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप सावरकर और गोडसे को गांधी शांति पुरस्कार दे रहे हैं। अब बीजेपी का कहना है कि साहब आपकी सोच ही यही है, आप नेहरू, गोडसे, सावरकर से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हो, आप देख ही नहीं पा रहे हो कि किसी और चीज का भी कंट्रीब्यूशन देश में है। तो इस तरह के आरोप है जो बीजेपी लगा रही है। और आदि पुरुष की अगर बात करें उसकी कमाई की, तो 340 करोड़ की कमाई हो चुकी है। हालांकि फिल्म का जो विरोध है वो शुरू हो गया है। लखनऊ में फिल्म का विरोध हुआ है, पुलिस ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, जैसा कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। मनोज मुंतशिर, जिन्होंने आदि पुरुष को लिखा है, उन्होंने सुरक्षा की मांग की मुंबई पुलिस से और सुरक्षा उन्हें मिली भी। जी सूरज, मणिपुर से जुड़ी खबर है, हिंदुस्तान टाइम्स पर मैं पढ़ रही हूँ। देख रहे हैं 1.5 महीने से ज़्यादा होने को आया, लेकिन वहाँ पर हिंसा लगातार जारी है। इस बीच हिंदुस्तान टाइम्स ने, मणिपुर पुलिस ने हिंदुस्तान टाइम्स को FIR दिखाई है, जिसमें कई चौंकाने वाले जो हैं वो जानकारियाँ सामने आई हैं। कुल्हाड़ियों, गुलेल और तलवारों से लैस 10,000 से ज़्यादा पुरुषों और महिलाओं की भीड़ ने कई मौक़ों पर पुलिस थानों और जो सैन्य चौकियां हैं वहाँ पर धावा बोल दिया और वहाँ पर मौजूद जो घातक हथियार हैं, कार्बाइन हैं और बंदूक है, उसके साथ भाग गए। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि उन्होंने ऐसी 22 FIR देखी हैं जिससे ये पता लगता है कि किस तरह मणिपुर में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो चरमरा गई है। और दूसरा कि ये 2 फेज़ में जो हथियार हैं वो लूटे गए थे। एक जब शुरुआत में वायलेंस हुआ था, मई 3 को जो शुरू हुआ था वहाँ पे, और जो सेकेंड फेज़ है वो मई 27 है और मई 28 है। FIR के मुताबिक पुलिस ने इसके लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, ग्रेनेड्स फेंके, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ वहाँ से भागी नहीं, बल्कि वहाँ पर से चीज़ें जो हैं सामान लूट कर लेकर गए। जी खुशबू, और अगर द एशियन एज पे आए तो देखते हैं कि US का जो दौरा होने वाला है PM मोदी का, उसका मेन मुद्दा ये रहेगा कि डिफेंस इंडस्ट्री के रोड मैप को कैसे और मजबूत किया जाए। और PM अमेरिका से इजिप्ट के लिए रवाना हो जाएंगे 24 जून को। और मणिपुर हिंसा में एक अपडेट ये है कि CM बीरेन सिंह ने मैतेई समुदाय को वार्न किया है। उन्होंने कहा है कि आप प्लीज शांति लेकर आए। और ये तब हुआ है जब इम्फाल में हुई फायरिंग में एक सैनिक को गोली लग गई, वो घायल हो गया। और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से है। दैनिक भास्कर की खबर है, अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती की है। पुरी में सुबह 7 बजे से पूजा शुरू हो चुकी है। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार हुई है। यहाँ
कोई सीएम फेस नहीं रहेगा और लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बीजेपी हमेशा से जो चुनाव लड़ती आई है वो नेशनल मुद्दे पर लड़ती आई है, फिर चाहे वो कश्मीर हो, 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, फिर उस पर ही चुनाव लड़ते आए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन हर जगह लोकल मुद्दे पर फोकस रहेगा और कोई चेहरा नहीं होगा। यानी कि मध्य प्रदेश में भी शिवराज चेहरा नहीं होने वाले हैं पार्टी का, राजस्थान में वसुंधरा चेहरा नहीं होने वाली है पार्टी का, और यही पार्टी का फैसला है जो दैनिक भास्कर लिख रहा है। और कल सबको इंडिगो ने चौंका दिया। छोटे आकार के 500 प्लेन के उसने ऑर्डर दिए हैं और ये अब तक की सबसे ज्यादा बड़ी परचेज है अगर वन टाइम परचेज की बात करें तो। और इसके साथ ही इंडिगो के पास अब जो कुल प्लेनों की संख्या है वो 1300 के पार हो गई है। खुशबू, और अगर विदेशी खबरों पे आए तो खबर शी जिनपिंग और ब्लिंकन जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं उनकी मुलाकात से है और इस दौरान कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए और बात भी बनी है। चीन के मामले में डायरेक्टर वोंग ने ये मांग की है कि अमेरिका चीन से खतरे के सिद्धांत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना बंद करे, एक तरफा बैन हटाए, आंतरिक मामलों में दखल देने से बचे। चीनी विदेश मंत्री संग ब्लिंकन की बैठक 6 घंटे से ज्यादा चली थी इनके साथ, ब्लिंकन के साथ। और इसके साथ ये भी हुआ कि ईमानदारी दोनों देशों के बीच होनी चाहिए, आपसी सम्मान होना चाहिए और भी कुछ चीजें रही जो इस मुलाकात का नतीजा थी। इसके अलावा टाइटैनिक टूरिस्ट पनडुब्बी लापता हो गई है। अटलांटिक महासागर में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। अभी ये क्लियर नहीं है कि जिस समय ये पनडुब्बी लापता हुई उस वक्त कितने लोग इसमें सवार थे। टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए छोटी पनडुब्बी कभी कभी पर्यटकों और विशेषज्ञों को लेकर जाती थी। और अमेरिका में फिर से मास शूटिंग हुई है। एक टीनेजर की मौत हो गई, 9 घायल हैं घटनास्थल पर। पुलिस ने वो राइफल बरामद की है जिससे शूटिंग हुई है और ये शूटिंग हुई है सेंट लुइस में। इसके अलावा डॉन अखबार से खबर है कि ग्रीस पोर्ट हादसे में 300 पाकिस्तानियों की मौत हुई है, 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गैर कानूनी तरीके से यूरोप भेजने का आरोप लगा है। प्रधानमंत्री शहबाज ने बोला है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज। और अब आज 20 जून की तारीख को इतिहास में किस लिए याद करते हैं वो भी जान लेते हैं। तो आज ही के दिन 1887 में भारत का बेहद खूबसूरत और व्यस्त रेलवे स्टेशन मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बनकर तैयार हुआ था। 1840 में सैमुअल मोर्स को टेलीग्राफ के लिए पेटेंट मिला था। कहा जाता है कि मोर्स को टेलीग्राफ बनाने का आइडिया एक जहाज में यात्रा करने के दौरान आया था और 1991 में जर्मनी की राजधानी का फैसला हुआ था। उसके बाद से आज तक बर्लिन ही जर्मनी की राजधानी है। तो इसी के साथ पॉडकास्ट आज का दिन में फिलहाल इतना ही। कल आपसे होगी मुलाकात। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने, साउंड डिजाइन है नितिन रावत का। खुशबू कुमार के साथ थे आप। 10 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपसे होगी अगली मुलाकात। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।